इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल पर। तो देखिए, वैदिक काल की जो संस्कृति है वो 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। और ये काल, वैदिक काल, दो भागों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब क्वेश्चन आता है आर्यों से। तो आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे तथा मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास था वो क्या था? मध्य एशिया। मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास किसके कारण होता था? किसके कारण बताया गया? मैक्स मुल्लर ने बताया ये। अब बात आती है कि वैदिक कार्यों की जो प्रमुख नदियां हैं, वैदिक काल की प्रमुख नदियां, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम से काफ़ी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, जो काबुल नदी है, वर्तमान में काबुल नाम है इसका, तो प्राचीन यानी कि वैदिक टाइम में इसका नाम क्या होता था? काबुल का कुंभा। झेलम का क्या था? वितस्ता। चेनाब को क्या कहते थे? चेनाब को कहते थे अस्कनी। रावी को पुरुषणी। सतलज को कहते थे सतुद्री। व्यास का प्राचीन नाम था विपाशा। और गग्गर का दृश्यद्वती। गोमती का क्या था प्राचीन नाम? गोमती का था गोमल। तो आगे देखिए, वैदिक काल में गाय मुद्रा की परिचालक थी, यानी कि गाय मुद्रा की क्या होती थी? परिचालक होती थी। घोड़ा उपयोगी पशु था। आर्य रथों का भी क्या करते थे? प्रयोग करते थे। वैदिक काल का समाज पितृ प्रधान था, जैसे कि सिंधु घाटी का समाज कैसा था? मातृ प्रधान। तो इसी प्रकार वैदिक काल का समाज पितृ प्रधान था और इसका जो विभाजन है वो कर्म अनुसार होता था, यानी काम के अनुसार ही क्या था? इसका विभाजन था। बाद में ये विभाजन कैसे पैदा जहाँ पर होते गए, पैदा जिस जाति में होते थे उस हिसाब से होने लगा, लेकिन शुरुआत में ये विभाजन कैसे किया गया था? काम के हिसाब से। आगे क्वेश्चन आता है कि यह लोग बाघ, मछली, नमक, चावल, लौह और चांदी से परिचित नहीं थे। हालांकि लोहे का जो उत्तर वैदिक काल में वर्णन मिलता है, लेकिन शुरुआत में नहीं मिलता। ऋग्वैदिक काल के अंदर इसका कोई वर्णन नहीं है। और यहाँ बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सभी का भी चलन नहीं था। ठीक है। आगे आता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल के अंदर अमाजु किन्हें कहते थे? जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहते थे। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी और संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले का प्रधान राजन कहलाता था। और यहाँ सभा, समिति, विदत ये संस्थाएं थी जो राजा पर क्या करती थी? नियंत्रण करती थी। ठीक है। वैदिक काल में कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी थी? कबीलाई संरचना पर आधारित थी और कबीले का प्रधान राजन कहलाता था। और राजा को कंट्रोल कौन करता था? सभा, समिति, विदत ये सभी राजा को कंट्रोल करती थी। बाद में राजा का महत्व बढ़ जाएगा और जो ये समितियां हैं इनका महत्व घट जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र है वो एक महत्वपूर्ण देवता था और इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर, यानी कि इंद्र का जो निकनेम है या फिर दूसरा नाम क्या कहा गया? इसे पुरंदर कहा गया। और ऋग्वैदिक काल का जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता वो था अग्नि और तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण था। ठीक है। अब आता है कि स्तुति पाठ तथा यज्ञ द्वारा उपासना की जाती थी। जो उपासना है वो स्तुति पाठ एवं यज्ञ के द्वारा की जाती थी और यज्ञ में बलि के रूप में साग, सब्जी, जौ, भेंट इन सभी की क्या की जाती थी? बलि दी जाती थी। बाद में ये बलि फिर ये जानवरों की देने लगेंगे, इंसानों की देने लगेंगे और फिर इनसे लोग परेशान होकर किन का निर्माण करेंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसीलिए अस्तित्व में आते हैं
क्योंकि जो ऋग्वेदिक जो एक काल है वहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं इन टुंडर टोटकाओं से। फिर आता है कि सोमरस। तो सोमरस को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। सोमरस का मतलब है जो शराब है, उसे ऋग्वेदिक काल में पेय पदार्थ का देवता कहा गया। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। और सरस्वती जो नदी थी उसे नदीत्मा कहते थे। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। अब ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है कि जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, और अस्तोमा सदगम्य ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। अस्तमोमा सदगम्य ये ऋग्वेद से लिया गया, और सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब आता है ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवी देवता। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देवता आते हैं इंद्र। तो इंद्र को मैंने बताया था कि पुरंदर कहा जाता था, और इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाता था। नेक्स्ट देवता आता है अग्नि। तो अग्नि जो देवता है, देवता एवं मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ यानी कि जो तालमेल करवाता था, मनुष्य को देवता से कौन जोड़ता था? अग्नि जोड़ता था। ये उनकी मान्यता थी ऐसी। अब आता है वरुण। तो जो वरुण है उसे समुद्र का देवता कहते थे। मारुति, मारुति को क्या कहते थे? आंधी तूफान का देवता। अब आता है अश्विन। तो अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता था। सोम, सोम देवता वनस्पति का देवता कहलाता था। और घो, घो आकाश का देवता, और ये सबसे प्राचीन देवता था। देखिए सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र था ऋग्वेदिक काल में, और सबसे प्राचीन देवता ये घो था। आगे आता है कि उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में इतना ही डिस्कस करते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक हो गया था। कुरु, पांचाल और काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। उत्तर वैदिक काल के मुख्य क्या क्या जनपद थे? कुरु, पांचाल और काशी। जो ये अंग और मगध ये आर्य क्षेत्र से बाहर थे। मगध काफी प्रसिद्ध राज्य था उस समय। ये आर्य के क्षेत्र से क्या थे? बाहर थे। अब सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंदर किन किन की रचना हुई थी? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों, उपनिषदों। राजतंत्र शासन का आधार क्षेत्र था। राजतंत्र जो है वो शासन का क्या बन गया था? आधार क्षेत्र बन गया था। इस समय कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपदों के रूप में सामने आए, और सभा एवं समिति पर रोक लग गई, जिससे राजा की मनमानी बढ़ने लगी, और नियमित कर व्यवस्था और नौकरशाही भी बढ़ गई। यानी कि जब समितियों की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई तो वहाँ पर राजा अपनी मनमानी करने लगा। वंशानुगत शासन करने लगे ये राजा, यानी कि पहले ये राजा राज करेगा, फिर इसका बेटा, और क्या क्या हुआ? राजतंत्र शासन का आधार बना। और जो कबीला थे छोटे छोटे वो आपस में मिलने लगे और मिलकर जनपदों का निर्माण करने लगे। ठीक है, फिर आगे यही जनपद महाजनपद कहलाएंगे, और भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आएंगे। आगे आता है कि समाज में महिलाओं की दशा में जो गिरावट आई थी। आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी में महिलाओं की दशा काफ़ी अच्छी थी। बौद्ध धर्म में भी फिर से अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो वैदिक काल है इसमें महिलाओं की दशा में गिरावट आती है। गोत्र प्रथा प्रचलित हुई और वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण का मतलब है कि जाति पाति ये सब आने लगी थी। पशुपालन की अपेक्षा ये लोग कृषि जीवन इनके मुख्य आधार थे। इनका मुख्य आधार क्या था? कृषि जीवन का इनका मुख्य आधार होता था।
शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि वैदिक काल के किस ग्रंथ में कृषि प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण के अंदर। जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, यानी कि मुद्राओं की खोज नहीं हुई थी। मिट्टी के बर्तनों को यहाँ पर चित्रित किया जाता था और इन्हें क्या कहते थे, धूसर मृद भांड कहते थे। धूसर मृद भांड क्या है, मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रित होते थे वो धूसर मृद भांड कहलाते थे। नेक्स्ट आता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो श्याम अयस्क यानी कि जो लोहा है उसकी चर्चा मिलती है। देखिए ऋग वैदिक में लोहे की चर्चा नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल क्या है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, और ऋग वैदिक काल क्या था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आगे आता है कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बना। जो प्रजापति होता था वो इनका प्रिय देवता बन गया था। ऋग वैदिक काल में इंद्र प्रिय देवता था, फिर अग्नि था, फिर वरुण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका प्रिय देवता क्या बन गया था, प्रजापति। प्रजापति यानी कि समाज में जो ब्राह्मण थे उनका प्रभुत्व बढ़ा, क्योंकि वही धार्मिक अनुष्ठान कराते थे और जादू टोना में विश्वास भी इनका बढ़ गया था।